प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों के इस श्रृंखला में इंटीग्रेटेड बीएड थर्ड ईयर के प्रैक्टिस टीचिंग की जो क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा, माइक्रो टीचिंग के बारे में जाना, माइक्रो टीचिंग सर्किल के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्किल अर्थात प्रस्तावना कौशल के बारे में चर्चा की और उसकी पाठ योजना का निर्माण करना सीखा। अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर के जो कौशल था पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट कौशल, उसके बारे में जाना। एक छात्र को प्रोत्साहन करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, उन सब चीजों के बारे में हमने चर्चाएं की। उसकी पाठ योजना के बारे में हमने इससे पहले वाला जो आज वीडियो बना रहे हैं उससे पहले वाले वीडियो में हमने उद्दीपन परिवर्तन की पुनर्वलन कौशल की पाठ योजना के बारे में बात की थी। आज हम जो है हमारा जो थर्ड कौशल है, तीसरा कौशल उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन, यानी एक शिक्षक के द्वारा छात्र की भाव भंगिमा को क्लास में बनाए रखने के लिए, छात्र के अटेंशन को बनाए रखने के लिए बार बार में वो अपने स्टिमुलस अपने उद्दीपनों को परिवर्तन करता है। ऐसे परिवर्तनों के ताकि छात्र का पढ़ाई में या रुचि ध्यान वही केंद्रित रहे। तो ऐसे क्रियाएं जो शिक्षक के द्वारा छात्र के ध्यान को कक्षा में केंद्रित करने के लिए की जाती हैं, वे सब क्रियाएं उद्दीपन परिवर्तन क्रियाएं कहलाती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने उद्दीपन परिवर्तन के बारे में पावलोव के बारे में पढ़ा होगा। साइकोलॉजी में आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दोनों साल आपको पढ़ाया गया था। तो पावलोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसने कहा था पावलोव ने, उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। ये पावलोव का जो प्रयोग था, जो अधिगम का सिद्धांत था, उसका मूल है। क्या मूल है? अगर उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया भी नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्दीपन परिवर्तन हम किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा के लिए हम ये अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, शिक्षक सर्वप्रथम अनेक उद्दीपन प्रस्तुत करता है जिससे वह कक्षा कक्ष में छात्रों को अनुक्रिया करने के लिए, अनुक्रिया का मतलब समझ में आ गया, शिक्षण की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। जिसका मन ना हो उसको भी पढ़ने के लिए बाध्य करता है। ऐसी क्रियाएं ताकि छात्र कक्षा कक्ष में अपना ध्यान आकर्षित है, अपना ध्यान वहीं केंद्रित रखे, उसी कक्षा कक्ष में रखे, बाहर भ्रमण करने जाए उसका मन, उसका पढ़ने में मन लगा रहे। यानी ऐसी अनेक उद्दीपन, अब उद्दीपन का मतलब हो गया एक तरह से मान के चलो उस छात्र को आकर्षित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं उद्दीपन कहलाती हैं। शिक्षक के द्वारा छात्र को कक्षा कक्ष में आकर्षित बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रकार की क्रियाएं की जाती है उन्हें उद्दीपन कहा जाता है, क्योंकि उनमें बार बार बदलाव आता है, इसलिए इसे हम वेरिएशन कहते हैं। कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे ही कहा गया है, पावलोव ने कहा है कि उद्दीपन प्लस अनुक्रिया इज इक्वल टू अधिगम। अगर उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों हो रही है तो अधिगम हो रहा है। अब शिक्षक तो उद्दीपन कर रहा है, बच्चा अनुक्रिया नहीं कर रहा तो अधिगम नहीं हो रहा। तो अनुक्रिया करने के लिए उसे बाध्य करना ही होगा। शिक्षक छात्र को उद्दीपन के माध्यम से अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, इसी को अधिगम कहा जाता है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया मिलकर अधिगम होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार के उद्दीपन और उनमें परिवर्तन को ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, ताकि छात्र उस टॉपिक में, उस कक्षा कक्ष में अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षक के द्वारा छात्र के ध्यान को केंद्रित करने के लिए किए जाने वाले अपने प्रयास उद्दीपन कहलाते हैं। और इन उद्दीपनों में वह परिवर्तन करता रहता है ताकि छात्र अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, आ रहा हूं। अब अगली बात अगर हम करते हैं तो इसमें से अगली जो बात बचती है वो ये क्या बचती है, वो देखने वाली है कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में की जाने वाली कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ऐसा कौन कौन से
से उद्दीपन है जिनके माध्यम से वह कक्षा में बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है। तो सबसे पहली बात, श्याम पट्ट पर लिखना। इसका मतलब क्या हो गया, छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह श्याम पट्ट पर अनेक चीजें लिखने का प्रयास करता है। कई बार वह डायग्राम बनाता है, कई बार वह चित्र बनाता है, कई बार वह सूचियां बनाता है, कई बार वह परिभाषाएं लिखता है, ताकि बच्चे को ये ध्यान रहे कि क्लास में कोई न कोई शिक्षक के द्वारा गतिविधि की जा रही है और वह अपना ध्यान उसी कक्ष में रखता है। इसलिए तो कहा गया है कि श्याम पट्ट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है। जब श्याम पट्ट शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र है तो बच्चा का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्र को अनुक्रिया करने के लिए शिक्षक के द्वारा मेरे हिसाब से उसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से करना चाहिए। तो पहली एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, श्याम पट्ट पर लिखना, यानी छात्र का ध्यान बार बार कहीं और हो उसको भंग करके वापस कक्ष में लाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी को हम तो श्याम पट्ट पर लिखना, चित्र बनाना। ठीक है, श्याम पट्ट पर चित्र बना रहा है तो बच्चा उसको देखता रहेगा शिक्षक के द्वारा कैसी क्रिया की जा रही है, चित्र किस प्रकार से बनाया जा रहा है, चित्र को नामांकित कैसे किया जा रहा है, चित्र में किस तरह से भाव भरे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी जो है बच्चे के ध्यान को कक्षा में बनाए रखती है। मुख मुद्राएं बनाना ये सबसे आवश्यक है। पढ़ाते समय पर आंखों का, चेहरे का, भौं का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो छात्र को ये लगता है कि शिक्षक मेरी तरफ भी देख रहा है। एक बहुत अच्छी सी बात है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये कहा गया है कि भाई एक शिक्षक इस बात का कैसे पता लगाए कि सामने वाला मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। भाई मैं ये कहूं कि अगर एक प्रश्न यह बनता है कि शिक्षक अपनी कक्षा में किस तरह से ये पता लगाए कि सामने वाले छात्र मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो ये इसका एक बहुत सीधा सा और आसान सा तरीका यह है कि उस बच्चे की आंखों में झांक लो। अगर आपकी आई बिल्कुल फेस टू फेस हो रही है, यानी आपकी आंखें अगर कपड़ा रही हैं, तो आप समझ जाइए बच्चा आपको सुन रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो श्रोता की आंखें हैं उससे पता चल जाता है कि आपको श्रवण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुख मुद्राएं बना करके बार बार छात्र से आंखें मिला करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका ध्यान कक्ष में है या नहीं है। आगे देखिए, वाणी में उतार चढ़ाव लाना, ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वाणी आप पढ़ा रहे हैं तो वाणी में उतार चढ़ाव आता रहना चाहिए। जिस प्रकार का आरोह अवरोह करते रहेंगे तो उससे कक्षा में बार बार छात्र को ये पता रहेगा कि शिक्षक जो है अपनी वाणी में उतार चढ़ाव ला करके उस कक्षा के माहौल में परिवर्तन लाता रहता है। इसके वाणी के उतार चढ़ाव के माध्यम से छात्र का ध्यान कहीं और भटक रहा है तो भी वह उसी कक्ष में आ जाता है। तो शिक्षक को अपनी वाणी में उतार चढ़ाव करते रहना चाहिए, एक ही प्ले में नहीं, एक ही तरीके से नहीं, धीमा पढ़ रहे तो धीमा, तेज पढ़ रहे तो धीमा नहीं, शब्द के अनुसार, शब्द के भाव के अनुसार शिक्षक को अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते रहना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान इंस्ट्रूमेंट यहीं पर रहे। ठीक है, प्रश्न पूछना, आपको ऐसा लगता है कि अचानक ही कोई बालक कक्षा में सो रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, शिक्षक क्या करता है, प्रश्न पूछ लेता है, खड़े होइए, प्रश्न बताइए। अब वो बालक अगर जवाब नहीं दे पा रहा तो इतना समझ में आ जाएगा कि वह कक्षा में नहीं है, तो फिर सभी कक्षा के जो छात्र हैं वो सजग हो जाएंगे कि अब शिक्षक मेरे से कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछ करके भी आप बच्चों को ये कर सकते हैं कि उनका जो केंद्रित है, जो उनका दिमाग ध्यान का जो केंद्रित है, जो आकर्षण का केंद्र है, वो कक्षा में प्रश्न के माध्यम से भी रखा जा सकता है। इसलिए शिक्षक को बीच बीच में कक्षा में प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए। शरीर संचालन, शरीर संचालन के माध्यम से भी आप उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हो। विभिन्न शरीर संचालन का मतलब है इधर से उधर घूमना, जैसे मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज की आकृति आगे, जैसे आपने कहा पृथ्वी गोल है तो अपने हाथों से पता कीजिए, आपने कहा आयत चौकोर होता है, ये बता दिया, टीवी ऐसी होती है, ये ठीक है, पृथ्वी समतल है, ये है। आपने कहते दो तो दो बढ़ाया तो उंगली से दो इशारा करके दिखा दिया, आपने कहा पांच तो पांच करके दिखा दिया। इसका मतलब शरीर संचालन के माध्यम से भी शिक्षक पढ़ाने का प्रयास करता है, अपने शरीर के संचालन के माध्यम से इधर से उधर चलते हुए और अपने शरीर के संचालन, हाथों के संचालन के द्वारा उसको दिखाते रहना। जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, आपने ये दिखा दिया, ये जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने हाथों को पढ़ाते समय पर आपके हाथों में मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपके हाथों में मूवमेंट नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड टीचर। ठीक है, तो शरीर संचालन भी आवश्यक है। शरीर संचालन से भी बालक का ध्यान कक्षा में ही आकर्षित रहता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, यानी बोलते समय पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना। इसका मतलब हुआ कि हमें कब रुकना है, कहाँ रुकना है, अचानक रुक गए आप, फिर चालू कर दिया आपने। ऐसी स्थिति में बालक को भी ये लगता है कि जो है शिक्षक अपनी वाणी में भी वेरिएशन ला रहा है।
ठीक है। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना, आप कोई चित्र ला सकते हैं, कोई ऑडियो ला सकते हैं, कोई वीडियो ला सकते हैं, ताकि कक्षा में बालक का ध्यान बना रहे। तो आप लोगों के समझ में आया होगा कि दृश्य शब्द सामग्री के माध्यम से भी हम कक्षा में जो है और छात्र के समीप जाना, और कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी बालक का ध्यान यहाँ नहीं है तो आप उस बालक के समीप जा करके उससे जो है कुछ बात भी कर सकते हैं, ताकि उसे ये लगे कि शिक्षक मेरे पास आया है और वो कक्षा में ध्यान रखेगा। इसका मतलब ये होगा कि उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं, यानी ये उद्दीपन अगर शिक्षक बार बार करता रहेगा तो बालक अनुक्रिया करता रहेगा। ये वाले उद्दीपन शिक्षक कक्षा में करता रहेगा तो बालक अनुक्रिया अवश्य ही करेगा, और अनुक्रिया होगी तो निश्चित रूप से अधिगम हो जाएगा। अगर उद्दीपन के बिना अनुक्रिया नहीं है तो ये पहले कहा है, लेकिन अगर उद्दीपन अनुक्रिया दोनों मिल जाएगी तो अधिगम हो जाएगा, और शिक्षक का कार्य है केवल अधिगम कराना। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में आ गया होगा कि कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं की जाती है, इन क्रियाओं को ही हम उद्दीपन कहते हैं, यानी अनेक प्रकार के उद्दीपन दिए जाते हैं ताकि बच्चा अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो। तो मेरे जहां तक मानना है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं। तो ये उद्दीपन परिवर्तन है, ये शिक्षक के आने चाहिए। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि हम उद्दीपन परिवर्तन में ऐसे कौन कौन सी जो है घटक हैं जिनको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में है उसमें जो है कौन कौन से उनको हम शामिल कर सकते हैं तो वो देखें हम। ठीक है, तो यहां डालेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। ठीक है दोस्तों, तो पहला घटक है संचालन। ठीक है, अब संचालन का मतलब यहां ले रहे हैं हम कक्षा में एक ही जगह ग्रहण करना भी नहीं। संचालन का मतलब होता है चलना, संचालन करना। आप कभी ब्लैक बोर्ड के पास जा सकते हैं, आप कभी कक्षा के बीचों बीच भी जा सकते हैं, आप कभी कक्षा के पीछे भी जाकर खड़े होकर के पढ़ा सकते हैं, आप कक्षा के बीचों बीच। ये शरीर संचालन का मतलब ये हो गया कि आप किसी बालक के समीप भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि संचालन करने से कक्षा कक्ष में आप जीवित रहेंगे और बच्चे भी जीवित रहेंगे। अगर आप एक ही जगह पर खड़े होकर के बिना किसी प्रकार की क्रियाएं किए हुए, शरीर को बिना कोई मतलब आपने मूवमेंट किए हुए आप अगर पढ़ा रहे हैं तो कक्षा कक्ष में बालक बिल्कुल भी सजीव नहीं होगा। तो उद्दीपन परिवर्तन का पहला कौशल जो पहला घटक जो माना गया है वो संचालन किया गया है, यानी आपको पढ़ाते समय पर आपका शिक्षक इस बात को देखेगा कि आप कक्षा में कितना संचालन कर रहे हैं। अगर आप संचालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सीधी सी बात है कि जो है आप कक्षा में जीवित नहीं है, आप कोई प्रकार का उद्दीपन नहीं कर रहे हैं, ताकि बच्चा अनुक्रिया भी नहीं कर पा रहा और अधिगम नहीं हो पा रहा। दूसरा है हाव भाव। ठीक है, हाव भाव का मतलब है शिक्षक अपनी आंखों के माध्यम से, शिक्षक अपने चेहरे के माध्यम से बालक को यह एहसास कराता है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मेरा पूरा ध्यान आप पर है। हाव भाव और मतलब हाव भाव का मतलब हुआ आपकी जो है भावनाओं में, आपके चेहरे में, आपकी भौं में, आपके फेस पर मुस्कुराकर, गुस्सा दिखाकर, जो भी आप दिखाना चाहें उसके माध्यम से आप बच्चे को बार बार इस कक्षा में कोई बालक कर रहा है तो आपने आंख दिखा दी, तो इसका मतलब या कोई बालक अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप मुस्कुरा गए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है अपने हाव भाव परिवर्तन के द्वारा भी कक्षा में उद्दीपन दे सकते हैं। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो दूसरा घटक माना गया है वो क्या माना गया है? हाव भाव परिवर्तन, यानी जो है चेहरे की मुख मुद्राएं, विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राओं के माध्यम से भी आप जो है ठीक है ना उद्दीपन ला सकते हैं। तीसरा है वाक् परिवर्तन। अब वाक् परिवर्तन का मतलब हो गया वाणी में परिवर्तन। आपको वाणी में परिवर्तन, आपने कक्षा में जब शिक्षण कराया है तो आपने वाणी में कितनी बार परिवर्तन किया, कितना उतार चढ़ाव लेके आए, कितनी बार आप विराम चिन्हों का उपयोग किया, आपने कितनी बार जो है उस वाणी को इस तरह से प्रस्तुत किया ताकि छात्र का ध्यान कक्षा में आकर्षित बना रहे। यानी वाक् परिवर्तन है आपके गले के द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं, आपके द्वारा जो रुक करके बोला जाता है या लगातार बोला जाता है, वो सब परिवर्तन
उद्दीपन हैं, आप एक बार थ्रू आउट बोल रहे हैं, फिर भी पहचान लोगे, या आपने अचानक वाणी में कोई शब्द को बहुत तेजी से बोल दिया, कोई शब्द को बहुत धीमे बोल, यानी वाणी में परिवर्तन को भी जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का आवश्यक घटक माना गया है। और जब आप पढ़ाएंगे तो शिक्षक आपकी इन सब चीजों को देखेंगे, संचालन को देखेंगे, आपके हाव भाव परिवर्तन को देखेंगे, आपके वाक परिवर्तन को भी वे लोग निरीक्षण करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों की बात चल रही है, आप लोगों की बात चल रही है, शिक्षक की चल रही है जो सीख रहा है। ठीक है, अंत्य क्रिया शैली, देखो ऐसा है, शिक्षण जो है वो टू वे प्रोसेस है, समझ में, वन वे नहीं, टू वे है, शिक्षक टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू शिक्षक। तो अंत्य क्रिया नहीं हो रही है, अगर शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको छात्र नहीं समझ पा रहा है, छात्र का ध्यान अगर आकर्षित नहीं कर पा रही है, तो वन वे रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये शिक्षक इस बात का भी निरीक्षण करेगा कि आपके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो टू वे है या नहीं है। वो देखेगा कि प्रत्येक बालक आप में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, प्रत्येक बालक आपको द्वारा जो अधिगम कराया जा रहा है उसमें जो है वो आपको सीखने का प्रयास कर रहा है नहीं कर रहा है। तो शिक्षक के द्वारा अंत्य क्रिया शैली, इसका मतलब हो गया दो के बीच में क्रिया होना। अब दो कौन है, टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में होने वाली जो क्रिया है वो इंटरएक्शन प्रोसेस यानी टू वे प्रोसेस कहलाती है। तो शिक्षक, और ये टू वे प्रोसेस होगा तो ही अधिगम होगा, लर्निंग इज ए टू वे प्रोसेस। फिलहाल की पोजीशन में अधिगम जो है वो दो पे है, दो कर्ताओं के बीच में होने वाली क्रिया है, तो अंत्य क्रिया। ठीक है, पांचवें जब हम कौशल की बात कर रहे हैं, पांचवें घटक की जब बात करते हैं तो मौखिक दृश्य अर्थात केंद्रण में बदलाव। शिक्षक क्या करता है, कभी ध्यान में करने के लिए दूसरी तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ ले जाने का मतलब होता है टॉपिक चल रहा होता है, टॉपिक से जुड़े हुए छात्र का ध्यान आकर्षण करने के लिए टॉपिक के अंदर दूसरे घटनाक्रम में चला जाता है। तो इसका मतलब होता है मौखिक दृश्य में, तो क्लास में जब दृश्य बदल जाता है तो बालक का ध्यान आ जाता है। जैसे कोई दोहा पढ़ा रहा है, दोहा पढ़ाते पढ़ाते उसमें कोई अंतर्कथा नीति आ गई, उस अंतर्कथा के बारे में पढ़ा रहा है, तो वो अंतर्कथा के बारे में जैसे ही पढ़ा रहा है तो छात्र का जो है मौखिक दृश्य में बदलाव कर दिया। तो इससे क्या होता है, केंद्रण में बदलाव हो जाता है, बालक जिस जगह पर पढ़ रहा होता है उस जगह से दूसरी जगह पर वह स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम जो है ये कर सकते हैं, यानी एक घटना को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दूसरी घटनाक्रम को भी जोड़ सकते हैं, ताकि उस बच्चे का ध्यान यहाँ पर बना रहे। और अंत में है शारीरिक क्रिया परिवर्तन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये संचालन है, इसमें केवल मूवमेंट है, आपका आना जाना। हाव भाव परिवर्तन है, इसमें केवल आपका फेस, चेहरा, आंखें जो भी है वो पूरा। और ये जो सारी क्रिया परिवर्तन है इसमें आपके हाथ शामिल हैं, यानी कहने का मतलब है आप शरीर के माध्यम से कौन कौन से ऐसे, आप इन हाथों के माध्यम से उस बच्चे को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने हाथों को बांध रहे हैं, या यूं कर रहे हैं, आप यूं कर रहे हैं, या कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप समझा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से किताबों को यूज कर रहे हैं। आप जैसे मान के चलो किताब पकड़ने का तरीका है तो आप यूं किताब पकड़ रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो ये भी स्टूमल्स कहलाते हैं। शाम भट पर आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए देख रहे हैं, ये भी उसको ये लगना चाहिए बच्चे को कि वो मुझे भी देख रहे हैं। आप किताब पर देख रहे हैं, यूं पढ़ रहे हैं तो बच्चा दिख ही नहीं रहा है। आप किताब यूं पढ़ रहे हैं तो आपकी एक निगाह किताब पर भी है, दूसरी निगाह आपकी क्लास पर भी है। तो ऐसी स्थिति में ये उद्दीपन हैं, ये स्टिमुलस हैं, इनका परिवर्तन शिक्षक को बार बार कक्षा में करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर उद्दीपन करेगा तो निश्चित रूप से अनुक्रिया होगी, और जब अनुक्रिया होगी तो ये अनुक्रिया जो है बच्चे में अधिगम के लिए प्रेरित करेगी। शिक्षक का जो मूल उद्देश्य अधिगम वह पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात रखी गई है वो यही रखी गई है, एक शिक्षक को अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से, अपने शरीर संचालन के माध्यम से, और बार बार उसको जो है और अन्य जो भौतिक संसाधन है उनके माध्यमों से कक्षा कक्ष में उद्दीपन परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगर वह उद्दीपन करता रहेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वह जो है कक्षा को, एक माहौल को जो है प्रेरणादायक बनाए रखेगा। इस प्रकार से वह जो है उस कौशल को जो है छात्रों में जो एक अधिगम की क्रिया है उसको कौशल के रूप में प्रेरित कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उद्दीपन परिवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा।
जो अगली वीडियोज होगी इसके संदर्भ में होगी, स्टीमर्स वेरिएशन होगा। लेकिन इस स्टीमर्स वेरिएशन में हम लोग स्टीमर्स वेरिएशन की पाठ योजना बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी पाठ योजना बनाने का प्रयास हो जाए। मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, आप उन पर जो है फोकस कर रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मेरे से या जो है संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।